हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, जो भी यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 24 मार्च से स्टार्ट है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल जो भी हमारा वीडियो मिलेगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिलेगा। इनको आप तैयार करके जाएंगे तो 100% है कि आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो इनको जितने भी हम वीडियो पढ़ा इसमें हम दे रहे हैं उसको आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्रकाश की चाल है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक हम इसका डेरिवेशन भी देखते हैं। लिखा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। जो अपवर्तनांक है एन, उसका जो प्रकाश की चाल है इसी से क्या रिलेशन है, इनको देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें कहता है कि एक माध्यम के सापेक्ष, भाई कोई माध्यम एक है, जैसे विरल माध्यम हो सकता है या फिर सघन माध्यम हो सकता है। तो कहता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम एक माध्यम ले लेते हैं वायु, एक माध्यम लेते हैं वायु और दूसरा लेते हैं कांच। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि वायु में जो प्रकाश की जो चाल है वह कितना है, उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितना है। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, यानी ANG। ए जो है हमारा, ए है वायु का अपवर्तनांक और यहाँ पे एन दिया सापेक्षता बता रहा है और जी कांच का है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक माध्यम बना है, इस माध्यम में देखिए ऊपर है वायु माध्यम जो कि विरल होता है और जो दूसरा है कांच, ये है हमारा दूसरा माध्यम। तो कहता है कि जो वायु में है उसमें प्रकाश की चाल कितना है, बटे कर देंगे जो कांच में प्रकाश की चाल है उतना। ठीक है, तो कहता है एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यही है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। बस इतना सिंपल है। यानी वायु में कितना है प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल कितना है, ये इतना आपको लिखना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। जब भी इस टाइप का सवाल भी आए तो आपको ऐसे लगा देना है कि भाई प्रकाश की चाल जो है वायु में उसमें कितना है, बटे कर दीजिए प्रकाश की चाल जो कांच में है या फिर सघन माध्यम में है उसमें कितना है, बटे कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, मुस्कुराता हुआ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं और एक अलग क्वेश्चन इसमें हम देते हैं। क्वेश्चन लिखता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु में कितना दिया है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कांच का अपवर्तनांक बताइए। ऐसे पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो भाई देखिए, जो हमको दिया है, जब दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल, तो सबसे पहले जो वायु में प्रकाश की चाल है उनको ऊपर रख देंगे और जो कांच है उसको नीचे। फार्मूला आपका यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्या करना है, हमको एक माध्यम दिया है वायु और दूसरा दिया है कांच। तो यहाँ पे लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं, ANG। भाई वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है और जो हमारा यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, ये 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो क्या करना है, वायु वाला ऊपर रख दीजिए, वायु वाला हमारा 3 लाख में 5 जीरो होता है भाई, 3 लाख में 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 बटे जो हमारा प्रकाश की चाल कांच में है उनका है 2 लाख किलोमीटर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से 5 जीरो चिक्कन हो गया, तो बच्चा कितना, 2 से काटेंगे कम, 2 2 डेढ़ 2 दूना इतना, यानी 1.5, यानी 1.5 दूना 3 होता है ना भाई। तो ANG का मान कितना हो गया, 1.5। ठीक है, ये हो गया कांच का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर देखिए इनको अगर बटे में नहीं दशमलव नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको बटे में हो जाएगा 3/2। ठीक है, दोनों आंसर सही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो जो प्रकाश की पहला माध्यम जो है उसको ऊपर रख दीजिए, जो दूसरा माध्यम है उसको नीचे रख दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इनको कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है 4/3। अब की बार अपवर्तनांक दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, एक चाल दिया हमको, हवा में प्रकाश की चाल दिया है इतना 3 × 10⁸। पानी में पूछ रहा है और हमको दिया है हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दे दिया है।
तो सूत्र में क्या करना है कि भाई देखिए एक चाल दिया पहले माध्यम में, दूसरा चाल पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे अपवर्तनांक है वहाँ पे अपवर्तनांक की जगह पे 4/3 रख देंगे, और बाकी जो हवा का चाल दिया है, हवा में जो चाल दिया है उसको ऊपर रख देना है, और जो दूसरा माध्यम का चाल दिया है नहीं दिया है उसको नीचे रख दीजिए। इस प्रकार से हमको सूत्र पता है कि हवा के, देखिए हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे लिख दीजिए हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखिए इनको दूसरे तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं कि हवा है, हवा को ए लिखते हैं, और यहाँ पे सापेक्षता बताता है एन, और यहाँ पे क्या है पानी है तो पानी को लिखते हैं डब्लू, तो ANW भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है चाल, देखिए हवा में प्रकाश की चाल कितना दिया है, हवा में प्रकाश की चाल बटे, यहाँ पे दूसरा क्या पूछा, पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया भी है तो इनको रहने दीजिए, अभी लिख देंगे। तो यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, पानी में प्रकाश की चाल, ऐसे कर देंगे। अब क्या करना है, जो ANG है, ANG का मान कितना दिया, 4/3 दिया है, यानी जो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है वो 4/3 है, बराबर लगा दीजिए। हवा में प्रकाश की चाल कितना दिया है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ भैया, कितना, 3 × 10⁸ दिया है, बटे कर दीजिए। और उसके बाद क्या है, पानी में प्रकाश की चाल नहीं पता है, रहने दीजिए, पानी में प्रकाश की चाल नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे अब एक काम कर दीजिए, इनको कर दीजिए यहाँ पे गुणा, और इनका कर दिए यहाँ पे गुणा, तो ये वाला चला आएगा यहाँ पे, यानी हम बोल सकते हैं पानी में प्रकाश की चाल। देखिए ये जो जितना पूरा था ये वाला चला आया इसके जगह पे, ये वाला चले जाएगा इसके जगह पे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे, ये पूरा ऐसे सम्मान के साथ इनको ले आइए इसके जगह पे, यानी क्या हो जाएगा 4/3। जहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल था उसी के जगह पे हमारा 4/3 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसे रहे बटे आ जाए तो इनको लिख दीजिए 3 × 10⁸ बटे 1, और इनको दे दीजिए पलट, तो हो जाता है × 3/4, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करिए, 3 त्रिका हो जाएगा 9, और × 10⁸ और बटे हो जाएगा 4, ठीक है। इनको आप काटेंगे तो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखते हैं, हम काट के दिखाते हैं। 4 से भाग देंगे 9 में तो हो जाएगा 4 × 1 = 8, बचेगा 1, दशमलव लगेगा 0 आएगा, 4 दूना फिर से 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4×5 = 20, ठीक है। इस प्रकार से तो 2.25 कितना आया, 2.25 और × 10⁸ पहले से है, तो इनको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 और × 10⁸, ये हो गया पानी में प्रकाश की चाल, इतना मीटर/सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सूत्र वही है, केवल इसको क्या करना है, इनको भेज देना है इनके जगह पे और इनको ले आना है इनके जगह पे, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा, और इनको हम क्या कर देंगे 3/1 करके इसको हम पलट देंगे, तो पलट देंगे 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, × 10⁸ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे भाग देंगे तो हमारा जाएगा 2.25 × 10⁸। कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, है तो अच्छी बात है। चलते हैं अगले टॉपिक के, ठीक है, तब तक इसको कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है इसी के बेस्ड पे लिखा है, पहला कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। याद रखिए, वायु के सापेक्ष जल का भी है और वायु के सापेक्ष कांच का भी है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने का ही तरीका है, वायु के सापेक्ष जल का भी अपवर्तनांक दिया है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया है। इनको लिखने का पहला से हमारा जो माध्यम है ए है, AN। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जल को हम लिखते हैं W, ANW का दिया है 4/3। देखिए पहला वाला क्रम से दिया ना, तो पहले वाला जो हो गया हमारा ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लिख सकते हैं ANG हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से
यानी वायु के सापेक्ष दोनों का अपवर्तनांक दिया है। हमसे पूछ रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल को लिखते हैं हम W से, W का यानी जल का कांच के सापेक्ष यानी WNG, इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई चीज़ दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको लिखना है WNG बराबर जो पहला हमारा दिया इनको रखेंगे ऊपर, जो पहला दिया उनको रखेंगे ऊपर, यानी ANW बटे ANG, इस प्रकार से वैल्यू उसी में रख देना है, क्योंकि पहला वाला हमारा A है अपवर्तनांक, दूसरा A अपवर्तनांक है। ठीक है, तो हम ऐसे रख देंगे WNG बराबर, ये पहले ANW का मान कितना है 4/3, तो 4/3 रख दीजिए ऐसे। फिर दूसरा दिया है 3/2, इसके जगह रख दीजिए 3/2। अब भाई देखिए, इनको हम बताए हैं जब बटे बटे रहे तो ऊपर वाला ऐसे हम सम्मान के साथ ऐसे उतार के रख देते हैं। जो मेन बट्टा है बनता है गुणा, और 2 को भेज देंगे ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 2 बट्टे ऐसे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो WNG बराबर हो जाएगा, देखिए ये 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इनको जब हम भाग देंगे तो भाग देने की दिक्कत ही छोड़िए, क्योंकि ये भी बटे में था, यह भी बटे में था, तो इनको भी बटे में रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर मुस्कुराता हुआ। कोई दिक्कत बोलो भाई? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारा अपवर्तनांक दोनों दिया था इसको रख देना ऊपर, दूसरा दिया नीचे, इसको रख दीजिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रहने देंगे। जो बट्टे में है तो बट्टे बट्टे जब रहता है तो हम क्या करते हैं, इनको सम्मान के साथ ऐसे उतार देते हैं। मेन बट्टा बन जाता है गुणा, और गुणा बनते ही नीचे वाला चला जाता है ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 8/9। कोई दिक्कत ना, छापिए। अगला देखते हैं हम टॉपिक, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो पहले इनको कॉपी करिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण देखिए हम 2 चीज़ बताए हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम में भैया देखो, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कहता है कि अगर हम सघन माध्यम में कोई ऐसा आपतन कोण बनाए जिसके लिए विरल माध्यम में जो परावर्तन कोण का मान है, अपवर्तन कोण का मान है 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे आपतन कोण, क्रांतिक कोण। यानी सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, तो अपवर्तित किरण यहाँ पे आपतन कोण, देखिए अपवर्तन कोण बना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इनको लिखा गया है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है, तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। भाई देखिए, ये अपन ऊपर वाला जो एरिया है ये है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। और नीचे वाला विरल। सघन के रूप में हम क्या लिए हैं यहाँ पे? कांच। और विरल के रूप में वायु। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है, सघन माध्यम के लिए हम कांच लिए हैं, विरल में वायु। तो कहता है कि भाई जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण बताया कि भाई क्या होता है, अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण है उनके द्वारा कितना डिग्री बनाता है, वही आपतन कोण है। अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण है, इन दोनों के द्वारा जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और इनके द्वारा जब बाहर निकलता है अपवर्तित होता है, और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण बनते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तो ये कहता है कि जब हम सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को ले जाते हैं तो आपतन कोण का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो विरल माध्यमों में जो है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। ठीक है, सघन माध्यम में बढ़ाने पर विरल माध्यम में भी बढ़ेगा। सघन माध्यम में आपतित किरण है तो आपतन कोण बढ़ाएंगे, विरल माध्यम में अपवर्तित कोण का मान बढ़ेगा। कोई दिक्कत? यही कहता है कि जब हम प्रकाश की किरण को सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विरल माध्यम में भी अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। एक कंडीशन होता है। तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे, मेन पॉइंट यहाँ पे है, ये तो पता है, नॉर्मल बात है, पता है। हम कहते हैं विरल माध्यम में आपतन कोण का मान जिस मान के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। भाई देखिए, विरल माध्यम में आपतन कोण के जिस मान के लिए, विरल माध्यम में आपतन कोण के जिस मान के लिए जौन मान यहाँ पे बना रहे हैं हम, उसी के द्वारा अगर यहाँ पे विरल माध्यम में 90 डिग्री बन जाता है तो उसे हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान यहाँ क्या है?
आर है, यानी अपवर्तन कोण का मान क्या है, आर है। तो अगर हम इसी को थोड़ा सा और क्रॉस कर दें तो इधर ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। बात समझिए इस चीज़ को कि भाई हम एक चीज़ और देखिए जानते हैं कि जब हम सघन से विरल में जाते हैं, कहाँ से, सघन से विरल में जाते हैं, तो हमारा जो प्रकाश किरण है ना अभिलंब से दूर भागती है। कहाँ भागती है, अभिलंब से दूर। जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो इस अभिलंब से दूर भागती है। देखिए लेकर जा रहे थे ऐसे, जाता तो ऐसे जाता, कैसे जाता है, ऐसे जाता, लेकिन क्या है कि इस अभिलंब से दूर जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम विरल माध्यम में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है अगर इसी को हम थोड़ा सा और क्रॉस दे कर दें, क्या कर दें, थोड़ा सा और क्रॉस कर दें, यानी जो आपतन कोण है थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो ई वाला जो है ना इसे जा रहा है, ई वाला हो सकता है इस पे आ जाए। इस पे आ गया तो कितना बनाएगा, 90। इसी में देखिए इसी कंडीशन को किए हैं, इसमें ऐसे जा रहा था, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए, यानी आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तो हमारा जो अपवर्तन कोण था क्या हो गया, ई इसी पे चला गया, और इस पे चला गया तो क्या हो रहा है, अभिलंब के साथ में 90 डिग्री कोण बना दिया। तो यही जब 90 डिग्री बन गया तो इसी को बोलते हैं हम क्रांतिक कोण। यानी जो हमारा आपतन कोण जो बना है, इसके वह कौन सा आपतन कोण का मान है जिसके लिए विरल माध्यम में कितना बन गया, 90 डिग्री। तो यही कहता है कि भाई सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में 90 डिग्री बन जाता है, वही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कोई दिक्कत, यानी हमारा क्या है, इनको जब ले रहे थे ऐसे तो हमारा अपवर्तन कोण बना था आर, थोड़ा सा और क्रॉस कर दिए तो क्या हुआ, थोड़ा सा और दूर भाग गया, तो और दूर भागा तो क्या हो गया, पूरा इस पे हमारा 90 बन गया। वहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल ले गए हैं, नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा और क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा और इधर आएगा, थोड़ा सा और क्रॉस कर देंगे, तब तक क्या करेगा, इस पे आ जाएगा, और इस पे आएगा तो अभिलंब के साथ में कितना बना देगा, 90 बन जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, हाँ भाई कोई दिक्कत है बताओ, क्योंकि हमको पता है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भागती है। जस्ट अपोजिट अगर हम विरल से सघन में जाते हैं तो जो प्रकाश किरण होती है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसकी इसी बेस्ट पे ये है। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आया होगा, इनको करिए कॉपी। ठीक है, और देखते हैं इसके आगे।